गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अब इससे पहले मैंने एनपीओ का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया। उसमें से 72 क्वेश्चन है। राइट है। आज मैं कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कंपनी अकाउंट आपका कम से कम ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन देगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्या है, इशू डिवेंचर है। ऐसे से रिलेटेड आपका क्या है, जो आपके आइटम्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम आते हैं, ये कुछ आइटम दिए रहेंगे और उसमें पूछेगा कि किस हेड में क्या क्या आइटम आता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। राइट है। ये करीब करीब पर देखा जाए तो 10 मार्क्स आपका कहीं भी नहीं जाएगा यदि इस चैप्टर को अच्छा से कर लेते हैं। राइट है। तो इशू ऑफ डिवेंचर भी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर तो बहुत ईजी है इन कंपेरिजन अप टू इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर को बहुत अच्छा से कीजिए। राइट है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इशू ऑफ डिवेंचर में भी हेल्प करेगा। और जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कुछ आइटम दिए रहते हैं और उसको बोलेगा ये किस हेड के अंदर आएगा या इसका मेजर हेड बताइए। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और ये आपका एक इशू ऑफ शेयर का पहला क्लास है या पहले पार्ट बोल सकते हैं। राइट ना। तो मैं पहले ये सोचना चाहूँगा, ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग कंपनी में बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, जबकि पहले से स्टोर पार्टनर है, पार्टनरशिप है, तो फिर क्यों कंपनी में स्टार्ट करना चाहते हैं। कंपनी में स्टार्ट इसलिए करना चाहते हैं कि कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है। राइट है। और जब भी कंपनी को बहुत पैसे चाहिए, ठीक है, तो वह करते हैं पब्लिक से पैसे ले लेते हैं, मतलब लोगों से पैसे ले लेते हैं। राइट है। इसीलिए इसमें क्या लाइबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से क्या करते हैं, कंपनी में बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसमें टेंस नहीं रहते हैं। या सपोज पैसा डूब भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। कंपनी का एसेट्स बिकेगा और एसेट्स को बेचने से राइट है जो पेमेंट आएगा हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, जिनको भी पेमेंट करनी है। और सपोज कि पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो पैसा का पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पर्सनल एसेट्स आपका इफेक्टेड नहीं होगा। राइट है। लेकिन जो सोल प्रॉपर्टी है उसमें यदि पैसा डूबता है और आपको पेमेंट करनी है, राइट है, तो उसमें क्या करना है, आपको यदि पेमेंट नहीं कर पा रहे, बिजनेस के एसेट से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ की पर्सनल एसेट्स को भी क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। उसी प्रकार क्या है, पार्टनरशिप में ही है। पार्टनरशिप में ये क्या होता है कि जो सोल प्रॉपर्टी में एक ओनर होता है, इसमें ओनर क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाते हैं और कैपिटल भी क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब रिस्क थोड़ा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन लाइबिलिटीज फिर भी क्या है, अनलिमिटेड है। लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से इसमें भी लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते हैं। लार्ज स्केल पे मतलब थोड़ा डरने में लगता है, या कल खुदा न खास्ता राइट है हमारा बिजनेस नहीं चलता है, खुदा न खास्ता हमारा बिजनेस नहीं चलता है, राइट है, और लाइबिलिटी हमारा क्रिएट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके पेमेंट करना पड़ेगा, खुदा न खास्ता यदि ऐसा हो गया तो। इसलिए पार्टनरशिप में भी हम बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस नहीं कर पाते हैं। जो लार्ज स्केल पर बिजनेस कर पाते हैं, फ्री ऑफ माइंड होकर जो बिजनेस कर पाते हैं, वो हम क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी में ही कर पाते हैं। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में कंपनी में हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है। फिर उसकी फॉर्मेट बताते हैं। कंपनी का जो फॉर्मेट है और अगर इंडिया का जो फॉर्मेट होगा कंपनी का बैलेंस शीट का, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इसलिए आपको फॉर्मेट को भी बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लिख करके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कभी कभी फॉर्मेट भी पूछ सकता है कि भैया ठीक है, कंपनी एक्ट का जो न्यू कंपनी एक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाइए। ठीक, चूँकि बीकॉम ऑनर्स में एक बार 10 मार्क्स का आपका ये करीब 2013-14 में पूछ चुका है, ऑनर्स में 10 मार्क्स का फॉर्मेट पूछ चुका है। इसलिए आपको फॉर्मेट तो बहुत अच्छा से ही याद करना पड़ेगा। ठीक है। पहले मैं आपको कंपनी का डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ठीक है, फिर फॉर्मेट लिखाता हूँ और फिर इसके बाद में क्या करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। चलिए इसको क्या करते हैं, कंपनी का डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखिए कंपनी होता है क्या, पहले समझ लिया, मैं बोल देता हूँ। ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ। तो कंपनी एक्ट जो बोलता है कि जो प्रोफेसर हनी है ना, उनके हिसाब से बोलता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सेल। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है क्या, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब वो लगातार चलता रहता है। ठीक है ना, वो खत्म नहीं होता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, तो बंद भी क्या होगा, लॉ के द्वारा क्रिएट होगा। पार्टनरशिप पता नहीं के लिए वो पार्टनर एक्सपायर कर गया तो फर्म क्लोज हो गया। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यदि हाइड्रोजन बम भी गिरता है ना, तो भी कंपनी को कुछ नहीं होगा, अनलेस अनटिल वुंड बाय दी लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा, कोड के द्वारा जब तक वुंड अप नहीं होता है तब तक कंपनी चलता रहता है। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी में लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है और पब्लिक से पैसे लेने हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपनी में ही बिजनेस करते हैं।
इसमें लोग क्या होता है टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि उसकी उसमें उनके अपने पैसे भी तो होते हैं, लेकिन उतना टेंशन नहीं होता है जितना सोल प्रॉप्राइटर में और पार्टनरशिप में होता है। चलिए पहले हम कंपनी का डेफिनेशन बता दिया, मैं आपको लिखाता हूँ। डेफिनेशन ऑफ कंपनी दैट definition of company that definition of companies at definition of company as per Professor Honey, as per Professor Honey, as per Professor Honey, a company is an artificial person created by law, having a separate entity with a perpetual succession, with a perpetual succession and a common seat। ये डेफिनेशन है, ठीक है। कॉमन सीट का मतलब होता है साइन। कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं राइट है, तो आपको अथराइज करना है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें कॉमन सीट होना चाहिए। पर ये आपका क्या हुआ, वो ऑप्शनल हो गया, पहले कंपल्सरी हुआ करता था राइट है। तो आप ये क्या ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसी कंडीशन है कि कब आपको कॉमन सीट लगाना है या नहीं लगाना है। यदि नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको क्या करना है, उसका अलग से कंडीशन है। जब कंपनी का डेफिनेशन ये डिटेल बताऊंगा थ्योरी में, तब मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान दूंगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सेपरेट एंटिटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ना, ये कंपनी और मेंबर क्या है, बिल्कुल क्या अलग अलग है। कंपनी अपने नाम पे क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेव कर सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, या सारे कुछ कर सकती है। बस ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मैरिज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ये मैरिज नहीं कर सकता है, ये बच्चे नहीं ला सकते हैं राइट है। बाकी इसके अलावा सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जेल नहीं जा सकता है ये कंपनी,
परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि लगातार चलता रहेगा। जैसे ड्यूरेशन में होता है, ड्यूरेशन में होता है कि कोई पार्टनर रिटायर कर गया, या एक्सपायर कर गया, या इंस्टॉलमेंट हो गया तो फर्म करता है, डिजल हो जाता है। इन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लगातार चलता रहता है। इसके डेफिनेशन है, राइट है। अब देखिए, अब इसको मैं पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, रेट है ना, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाइए, जो कंपनी का फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, और आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। ये तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट लिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह से, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है, राइट है। इसको अच्छे से याद करना है। देखिए, फॉर्मेट ऑफ द कंपनी, राइट, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फॉर्मेट of the balance sheets of a company, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, कंपनीज नेम, ठीक है। देखिए, ये फॉर्मेट है आपका। यहाँ पहले कंपनी का नाम लिख देंगे, फिर बैलेंस शीट, फिर ये पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर का मतलब है डिटेल होता है, जो मेजर हेड होता है ना, उसके नीचे क्या क्या आता है उसका हम डिटेल लिखते हैं। फिर करंट ईयर का अमाउंट होता है, फिर प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है, ये वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला, ध्यान लिखिएगा, शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, ठीक है। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला हेडिंग जो है इक्विटी, ये कैपिटल में लिखिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मेजर हेड है। फिर अब इसके अंदर 4 मेजर हेड है, ठीक है, ध्यान देखिए। 1, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर्स होल्डर्स फंड्स,
शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड्स, ये मेजर हेड है। इसके अंदर देखिए ए शेयर कैपिटल, कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, मैं क्या करके डिस्कशन करूंगा, पहले लिख रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस, सी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड against share warrant, ये तीन हो गए। शेयर वारंट्स का मतलब होता है कि आपके पास शेयर जो होते हैं ना, ठीक है ना, इसमें नाम नहीं दिया रहता है, ठीक है, ताकि आप किसी और को ट्रांसफर करना सकते तो आप कर सकते हैं। यदि इसमें नाम दे देते तो कर सकते हैं ट्रांसफर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे चेक हम जो देते हैं दो प्रकार से देते हैं, ठीक है ना, एक अकाउंट्स पे चेक देते हैं और बिलर चेक देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि बोलता है कि सर आप चेक दे दो पर उसके ऊपर नाम मत लिखना, जो नाम लिखा रहता है, ताकि मैं किसी और को भी देना रहता है तो मैं वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उसका नाम लिख करके कर सकता हूँ। यदि आपने नाम लिख दिया तो फिर आपको उसी अकाउंट में क्या हुआ, पैसा जमा हुआ, क्लियर। तो फिर आप आगे उस चेक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि नाम तो लिख देते तो आपके अकाउंट में तो जाएगा ना। यदि आप नाम नहीं लिखते हैं तो वो चेक किसी और को दे सकते हैं, जिसको देते उसका नाम लिख करके दे सकते हैं, या फिर वो बोलता है थर्ड पार्टी या सर आपका इस पर नाम लिखो तो उससे आप ले लेगा, वो किसी और को दे देगा, इस वजह से करता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, नाम नहीं होता। हाँ, लास्ट में जिसको ट्रांसफर करेगा, मुझे तो और आगे किसी को ट्रांसफर नहीं करना है, तो फिर अपना इसमें नाम लिख करके फिर कंपनी जिसके पास होता है, कंपनी फिर उसको डिविडेंड वगैरह जो देना रहता है उसी को देती है, क्लियर है। अब सेकंड हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका सिर्फ यही मेजर हेड है, इसका सब हेड नहीं है, सब आइटम इसमें नहीं है, इसका सब आइटम नहीं है। ये क्या होता है, ये फिर समझिए, ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान देखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहले क्या होता था, ठीक है ना, कि आपने क्या करता, एप्लीकेशन मनी ले लिया पहले 2013 से पहले, कि एप्लीकेशन मनी ले लिया और उसको शेयर सालों साल क्या करते थे, अलॉट नहीं करते थे, उसके पैसे क्या करते अपने यूज करते थे, ना इंटरेस्ट देते थे ना कुछ देते थे, राइट है। तो अब क्या किया, जब कंपनी जब 2013 आया तो उसमें क्या किया, जो एप्लीकेशन मनी है जिसको अभी तक आपने क्या किया, शेयर अलॉट नहीं किया, उसको बोलता है कि आप ना उसको ऊपर ही लिखो, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में फेस वैल्यू, फेस पे ही लिखो, ताकि हमें पता चल जाता है कि कितने सालों से आपने क्या किया, शेयर अलॉट नहीं किया। पहले क्या करते थे, शेयर कैपिटल क्या कर देते थे, मर्ज कर देते थे, तो पता नहीं चलता था। यहाँ पे क्या था, बहुत मैनिपुलेट लोग करते थे, ठीक है। 2013 में बोला नहीं आप पैसे मत कीजिए, आप ऊपर ही लिखिए, ठीक है, ताकि पता चले कि कितने सालों से नहीं दिया। यदि आपने नहीं अलॉट किया तो पूछा जाएगा कि क्यों नहीं अलॉट किया, ठीक है, तब से इसको हम अलग से लिखते हैं। बस इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी है वो है जिसका अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया, वो वाली टाइम होता है, पर नॉर्मली क्वेश्चन में आपको मिलेगा नहीं मिलता ये क्वेश्चन में, ओके। थर्ड हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन
करंट लायबिलिटीज, इसे नॉन करंट लायबिलिटीज, ये थर्ड मेजर हेड है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब वो हो गया कि जिनकी पेमेंट हमें एक साल के बाद करना है, उसी को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी विद इन 1 ईयर तो नहीं करना है, विद इन 1 जो कुछ भी पेमेंट करनी है वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, long term borrowings, long term borrowing, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये क्या हो गया, नेट हो गया। सी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये होते हैं। राइट है, ये फॉर्मेट है। अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे बेटा। उसके बाद ये हो गया आपका, ये अमाउंट है, जो भी अमाउंट हो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, देखिए इसमें याद करना बहुत ही आसान है। जहाँ जहाँ लॉन्ग है वहां पर करंट लिख दीजिए और शॉर्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसमें तो शॉर्ट आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर केवल चेंज रहता है, जहाँ पे ये डेफर्ड पेमेंट है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल आ जाएगा बस। बाकी जहाँ जहाँ शॉर्ट है, ठीक है, जहाँ जहाँ लॉन्ग है वहाँ पे शॉर्ट कर देना, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस इसलिए ये चीज आपने इसको अच्छा से याद कर लिया, ठीक है, तो याद करने में बहुत आसानी होगी। सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है उसे जो आपको क्या करना है, ट्रेड पेबल लिख देना है। अदरवाइज जहाँ जहाँ लॉन्ग टर्म है वहाँ पे शॉर्ट टर्म लिख देना है। ओके, ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म है यहाँ लिख दिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बहुत ही आसान है। जहां जहां लॉन्ग टर्म वहां पे सिर्फ शॉर्ट टर्म लिख देना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बी देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसकी जगह पे लिखूंगा ट्रेड पेबल। उसके बाद सारा सेम है, सिर्फ शॉर्ट टर्म लिख देना है लॉन्ग टर्म की जगह पे, बस ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। सी देखिए, अदर लॉन्ग टर्म है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और डी लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कितना आसान है याद करना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
देखिए सर, ये आपका लैपी सेट क्या हो गया, ओवर हो गया, लैपी सेट पूरा हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये कंपनी जो भी आएगा, पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट लिखिएगा, ये पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, करंट ईयर का फिगर, पहले करंट ईयर का फिगर जाता है, फिर एक्चुअली क्या होता है ना कि कंपनी में क्या होता है, लॉजिकली समझेंगे, जो पैसा होता है वो सारा सारा क्या होता है, बाहर के लोग का होता है मैक्सिमम, ठीक है, पब्लिक का पैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, मैनिपुलेट करना आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि जो फिगर आपने करंट ईयर का लिखना, उसी के कोरस्पॉन्डिंग में ना प्रीवियस ईयर का फिगर लिखिए, ताकि यदि कुछ ऐसा सिचुएशन हो ना तो कंपेयर हम कर सकते हैं कि यार डिफरेंस ऐसा क्यों है। जैसे छोटा सा एग्जांपल से बोलता हूँ, एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा फिगर लेता हूँ, वो आपका इनकम स्टेटमेंट में आएगा, जब हम प्रॉफिट अकाउंट बनाएंगे तब थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कि करंट ईयर में सैलरी 10 लाख था, ठीक है, अभी फिर सॉरी प्रीवियस ईयर में 10 लाख था, अभी करंट ईयर में 20 लाख दिखा रहा है, तो 10 लाख एकदम सैलरी बढ़ गया ना। तो जो ऑडिटर होगा, ठीक है, वो पूछेगा सर क्या रीजन है कि लास्ट ईयर में सैलरी 10 लाख था और इस ईयर में क्या हो गया 20 लाख है। तो फिर वो आपका क्या बताएगा, जो वहाँ का मेन बंदा होगा, अकाउंटेंट होगा, तो बताएगा सर ऐसी सी बात है, हो सकता है कि सैलरी बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट हो गया, या हमने क्या किया, वो बहुत सारे न्यू क्या किया, रिक्रूटमेंट किया, नई नई क्या कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दी है, उसकी वजह से बढ़ा। तो रीजन आपको देना पड़ेगा, नहीं क्या आप 100% आपने बढ़ा दिया, बोले नहीं से बढ़ा दिया आपको से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। यू हैव टू गिव द रीजन कि आपने 10 लाख से 20 लाख हो गया तो क्यों, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम दिखाते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या इसमें लगता है कि कुछ तो घालमाल है, कुछ ना कुछ घपला तो लग रहा है, राइट ना, इसलिए ये रूल अब बन गया कि आपको करंट ईयर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर फिगर देना पड़ेगा, और उसी अमाउंट का देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दिया और फिर कुछ और लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग भी सेम रहेगा और अमाउंट भी सेम रहेगा। इससे थोड़ी सी फ्रॉड को क्या जाता है, कम किया जा सकता है। क्लियर, मैनिपुलेशन से थोड़ा सा कम कर 100% तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन काफी हद तक हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, राइट है। अब देखिए ये आपका लैपटॉप स्टार्ट ओवर हो गया, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। देखिए मान ली किसी को ये राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मेजर हो गया। इसके अंदर 4 हेड है, पहला है शेयर होल्डर्स फंड्स है, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो चौथा है करंट लायबिलिटीज है, राइट। फिर इसके आगे लेके चलिए, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 3 सब आइटम है, शेयर कैपिटल है पहला, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस है, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है, फिर सेकंड हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, राइट है। थर्ड हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर 4 हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लास्ट वन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आ जाइए करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का ही है, बस ध्यान रखिएगा कि जहां जहां लॉन्ग टर्म होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में, वहाँ इसके जगह पे क्या देगा, ट्रेड पेबल आ जाएगा, क्या देगा बेटा, ट्रेड पेबल आ जाएगा, बस बाकी सेम है। लॉन्ग टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे, शॉर्ट टर्म लिख देंगे, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की जगह पे क्या लिखा आपने, ट्रेड पेबल है, यही आएगा। अब देखिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, यहाँ क्या लिख दिया, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, यहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, यहाँ लिख दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बस इतना ही डिफरेंस है। आपका क्या हो गया, ये लायबिलिटी साइड क्या हो गया, ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। आप आ जाइए एसेट साइड में। एसेट साइड में 2 मेजर हेड बनते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, फिर उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको अभी लिखाता हूँ, ठीक है, समझिएगा इसको। अब ये सेकंड हो गया, ठीक है बेटा, एसेट्स, ये एसेट्स हो गया, ठीक है ना। एसेट्स के अंदर पहला आपका हो गया नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बेटा,
आपका टोटल हो गया। ठीक है, अब देखिए नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला एसेट जो है, ठीक है, फिक्स एसेट्स आ गया। फिक्स एसेट्स है बेटा। अब इसके अंदर सब हेड आएगा फिक्स एसेट्स। इसके अंदर 1 टेंजेबल फिक्स एसेट, टेंजेबल रोमन में लिखना है, टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, टेस्ट बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं। उसके बाद इनटेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल जैसे गुडविल हो गया, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, देख नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उस सबका इनटेंजेबल एसेट्स। थर्ड हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या था वो समझा देता हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या था वो समझिएगा बेटा। दो प्रकार से वर्क इन प्रोग्रेस होता है। एक वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है जिसको कंप्लीट होने के बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस का पहले मतलब समझिए। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आपने वर्क स्टार्ट कर लिया पर कंप्लीट नहीं हुआ, स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक चल रहा है, राइट है। तो ये जो वर्क आपका कंप्लीट हो गया, राइट है, और उस कंप्लीट होने के बाद यदि आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, राइट है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और ये आपका क्या है, फिक्स एसेट्स का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बन रहा है, ठीक ना, अभी वर्क बन रहा है, बना नहीं है, यदि कंप्लीट हो जाता है तो क्या गवर्नमेंट से बेचती है, नहीं बेचती ना, पब्लिक यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं। ये हमारा क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। दूसरा देखिए फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्लाईओवर बनने के बाद क्या गवर्नमेंट बेचती है उसे, नहीं ना बेचती है, पब्लिक यूज करते हैं, राइट है, सारे लोग यूज करते हैं, नॉट ओनली पब्लिक, सारे लोग यूज करते हैं। तो ये क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है, ठीक है, छोटे दूसरे वाली, कि यदि वो कंप्लीट हो गया, ठीक ना, तो कंप्लीट के बाद हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, राइट, हम उसे रखते नहीं है, तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स का पार्ट है। जैसे सपोज कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, राइट है, और आप मैन्युफैक्चरिंग कर करके बिजनेस करें, मतलब खुद कारपेंटर को बुला करके 10-15 कारपेंटर को रख करके, ठीक है ना, आप फर्नीचर बनाते हैं, ऑफिस सेल करते हैं, तो रातों रात तो नहीं फर्नीचर बन जाता है, राइट। फर्नीचर यदि कंप्लीट हो जाता है फिर हम क्या करेंगे, बेचेंगे ना। ऐसी चीज जो हम कंप्लीट करने के बाद बेचते हैं उसको भी वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, लेकिन वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, वो फिक्स एसेट्स का पार्ट नहीं होता है। क्या आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, ये क्या था समझा देता हूं बेटा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट ये क्या था, देखिए जैसे मेडिसिन देखते हैं ना, इस जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर होते हैं मेडिसिन के ना, वो क्या होते हैं, उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे R&D होता रहता है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है कि मेडिसिन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, नए नए बीमारी का मेडिसिन हम कैसे निकालें। जैसा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इंडिया के अंदर जब आपके पास, और इंडिया का वर्ल्ड में जब आपके पास क्या आया, कोरोना आया, तो तभी मेडिसिन नहीं था, तो कोई भी ड्रॉप्स नहीं थे, कोई भी क्या बोलते हैं वैक्सीन नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं था, कोई टैबलेट नहीं, कुछ भी नहीं था। हर कंट्री ने अपना अपना क्या किया, देखो इसको कैसे दूर किए। तो इंडिया में देखो वर्ल्ड भगवान की दया से 2 आ गया, कोविशील्ड हो गया और कोवैक्सीन हो गया। इसमें भैया करोड़ों रुपये लगे, रातों रात ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ चीज़ बना दें, हम क्या करते हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इंडिया के अंदर हमारे 2 क्या बोलते हैं वैक्सीन निकल गया। यदि हमारे 2 वैक्सीन नहीं निकलती, वैक्सीन नहीं निकलते, आज हमारी कंट्री का अरबों रुपया जाता सिर्फ वैक्सीन को खरीदने में। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये हमारे कंट्री में क्या हो गया, वैक्सीन का आविष्कार हो गया था, कोविड ये कोरोना का, क्लियर है। तो यही उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। वो रिसर्च पर चलता रहता है बेटा, ठीक है ना, रातों रात कुछ भी नहीं, तो सालों साल लग जाते हैं, कभी कभी तो निकलता भी नहीं है,
क्लियर है, ये तो प्रोसेस है, चलता रहता है। ओके, ये सारा सारा किसके अंदर आ जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाएगा बेटा। ये ए के अंदर ये 4 रोमन है, तो इस फॉर्मेट में सिर्फ यही रोमन यहाँ पे है, इसके अलावा कहीं भी रोमन नहीं है। सारे ABCD करके ही आपको पार्ट बनाना पड़ेगा। या तो जो सब पार्ट बन रहा है, ठीक है, वो ABCDEF है। सिर्फ फिक्स एसेट्स में ही 4 रोमन है, 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या एक्ट है, एक्ट में आप क्या करते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम इंडिया के अंदर, ठीक है, 18 ईयर्स का आपका जब होता है तभी आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ये आपका क्या होता है, 17 ईयर्स हो गया, 11 मंथ्स हो गया, ठीक है, 29 डेज हो गया, तो क्या एक दिन कम हो रहा है, तो क्या आप वोट दे सकते हैं, लीगली नहीं दे सकते हैं, राइट है। ये थोड़ा बोल सकते हैं यार कि मैं समझदार नहीं हूँ क्या, मैं भी तो समझदार हूँ, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, यू कांट से लाइक दैट, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल इज रूल, एक्ट इज एक्ट। तो देखें नहीं, बड़े से बड़े क्राइम कर लेते हैं और एक दिन का भी उसका 18 से कम होता है, तो वो क्या होता है, हार्डली 3 साल का जो जेल होता है, बस उतना ही होता है। हीनियस क्राइम कर लेते हैं, गंदे से गंदे काम कर लेते हैं, फिर वो क्या देता है, बच जाता है। रूल ये है, राइट है। इसलिए आपको इसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, याद भी करना है, इसी ऑर्डर में क्या करना है, लिखना भी है। ओके, ये तो हो गया। दूसरा देखिए, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी देखिए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स यूनिट है। ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देखिए समझिए, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स है। ये एक प्रकार से क्या होता है समझने को चाहिए कि एक्सपेक्टेड टैक्स होता है, राइट है, कुछ कैलकुलेशन होता है, अलग से होता है, ठीक ना, कि कितना हमारा एक्सपेक्टेड टैक्स बनेगा और कितना एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी बनेगा, ठीक ना, एसेट्स और लायबिलिटी में। इसके लिए अलग से क्लास होती है, ठीक ना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में बताते हैं, और लंबी क्लास होती है। इसमें कम से कम ये कम से कम 10-12 घंटे की क्लास है, उसमें आपको डिटेल समझा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मेट में लिखने है, और नहीं इससे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पहले CA फाइनल में हुआ करता था, राइट है, अब ये CA इंटर में आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, तो इसलिए इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12 क्लास के लेवल पे और CA फाउंडेशन के लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद करनी है। जब भगवान के जैसे आप CA इंटर में आते हैं, राइट है, तो वहाँ पे आप डिटेल पढ़ेंगे एक व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। सो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अभी आपको सिर्फ फॉर्मेट याद करनी है। ओके, ये जो अपने बोलेंगे सर इसमें है क्या क्या है, ठीक है ना, बस आपको ये समझा दिया ताकि आप परेशान ना हो।
क्योंकि आपके 12 क्लास के लेवल पे और फंक्शन के लेवल पे आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस जब फॉर्मेट की बारी आती है तब आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, डी देखिए, डी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या होता है समझा देता हूं, ठीक है। जब कंपनी अपने स्टाफ को या किसी और को लोन देते हैं, एडवांसेज देते हैं, ठीक है, जो उनकी धीरे धीरे करके क्या करते हैं, सैलरी वगैरह क्या करते हैं, वसूल कर लेते हैं, तो ऐसे चीज़ में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस। जैसे कंपनी है, ठीक है, अपने स्टाफ को बोला यार ठीक है आपको घर चाहिए तो क्या ठीक है मैं आपको घर ले लो यार, आपको घर तो होना चाहिए एक बंदे को, तो इससे आपका क्या आराम मिलेगा, क्योंकि एक टेंशन फ्री हो जाएंगे, बार बार रेंट देने का टेंशन तो नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, जो भी प्राइस होगा, ठीक है, उसमें से मैं 10 लाख कंपनी आपको एज ए लोन दे देगी, आप उसे क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पेमेंट कर देंगे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो वो हमारा लोन एडवांसेस के अंदर आएगा, ठीक है। कंपनी, बहुत सारी कंपनी अपने स्टाफ के लिए कार लोन दे दिया, बाइक लोन दे दिया, हाउसिंग लोन दे दिया, ठीक है, या कभी कभी अचानक इमरजेंसी हो गया, ठीक है, तो वो क्या कर देती है, एडवांस दे देती है, फिर उसको सैलरी से धीरे 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 करके क्या करती है, काटती रहती है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला हेड हो गया फिक्स्ड एसेट्स, रिपीट कर लो। फिर नीचे लिखा टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, भी हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। और कर लीजिए अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ये बेटा ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर का एक पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, सही ना। अब चूंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं बगल में लिख रहा हूँ करंट एसेट्स का डिटेल लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स का क्या लिख रहा हूँ बेटा, डिटेल लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या डिटेल है वो लिख देता हूँ, ठीक है, अलग से बता देता हूँ। इसी के आप तो इसी के कंटिन्यूएशन बनाएंगे, नेक्स्ट पेज में बना लीजिएगा, ठीक है, पर मैं इसके बगल में लिख रहा हूँ करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। ये एसेट्स के अंदर ही आ रहा है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं अलग से बना देता हूँ करंट एसेट्स, लेकिन आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है, राइट है, आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर ये करंट एसेट्स फॉर्मेट में ही लिखना है बेटा, लेकिन आपको अलग से लिखना है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो अलग से मैं लिख रहा हूँ। ये आपका एसेट्स का पार्ट हो गया, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में और करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। ए करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। बी इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आएगा। सी ट्रेड रिसीवेबल होगा, ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल है। डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये है शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस है, लोन्स एंड एडवांसेस। ए बी सी डी ई, एक एफ होता है अदर करंट असेट्स, बस अदर करंट असेट्स है। ये करंट का फिगर है। ये बेटा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, राइट है। अब मैं आपको ना एक ही करके फिर एक एक आइटम को क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा डिस्कशन करूँगा पूरा का पूरा, ठीक है। कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, रीजनल सर्विस के अंदर क्या क्या आएगा, ये इसमें कुछ भी नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, इसका तो डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आपका बहुत लंबी क्लास है, राइट है। और आप CPT सॉरी जब CA इंटर में तो वहाँ पे खुद ब खुद पार्टिशन टूल जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, 22 में वहाँ पे पूरा पूरा पढ़ेंगे। फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, इस पर पूरा मतलब हर आइटम वाइज क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, राइट है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इससे पहले मैं आपको क्या बोलते हैं जो NTU का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 72 क्वेश्चन हैं और बहुत ही डिटेल पर रखा है, ठीक है। आप उसको फॉलो कीजिए, कहीं से जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। यदि उतना डिटेल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बेस बनाना पड़ेगा तभी। लेकिन इसको टॉपिक वाइज कवर कीजिए। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका सब्सक्रिप्शन मैंने दिया, उसमें 20 क्वेश्चन है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से 20 क्वेश्चन अलग से सेपरेट है। कि जो क्वेश्चन के दरमियान आता है, जो क्वेश्चन के बीच में आता है, वो तो अलग ही है, राइट है। तो कम से कम आप 72 क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन में कौन पढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हैं, 22 सेपरेट है, बाकी क्वेश्चन के बीच में 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार स्टेशनरी का है, उसी बार मेडिकल कंज्यूम का है, एंड उसका एक्सपेंसेस का है, क्लियर है। तो आप इसको आराम से कीजिए, ठीक है, ओके। और मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कोरोना के दरमियान बहुत लोग ऐसे हैं या बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट है। तो आई होप कि आप अपने दोस्तों को मदद करेंगे, राइट है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों में फैलाइए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी इसको क्या करते हैं बेनिफिट ले। और ये टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बेनिफिट होगा, ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।